हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे पावर, एसी सर्किट की पावर पर। हम लोग सेपरेटली बात कर लिए हैं इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रजिस्टर के लिए। मीन्स प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स के लिए हमने पावर के एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए और वो आपको वहाँ पर बताया था कि क्या होता है एवरेज पावर तीनों केसेस में अलग अलग। अगर हम यहाँ करें कि पावर इन एसी सर्किट, तो इसका मतलब कि अब भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर इस सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, ये तीनों हैं। तो ऐसे सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन हो सकता है 90 से अलग हो, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव में तो आप जानते हैं जीरो होता है फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच। कैपेसिटिव सर्किट है और इंडक्टिव सर्किट है, तो वहाँ पर वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट, अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का होता है। इंडक्टिव के केस में वोल्टेज ऐड होता है π/2 और कैपेसिटिव सर्किट के केस में करंट ऐड होता है π/2। तो ये चीज़ें आप देखें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल बने हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो आप पूरा देखा करिए और अपने सुझाव जरूर हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम अपेक्षित बदलाव कर सकें। तो आइए हम देखते हैं कि कहीं पर भी किसी सर्किट में अगर पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा। हाँ, अगर करंट और वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, एसी सर्किट का मतलब यही है कि वहाँ करंट और वोल्टेज क्या हो रहे होते हैं, सडनली वेरी कर रहे होते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, यही तो होगा। और ये जो सर्किट आप इमेजिन करते हैं तो ये सर्किट तो फिर यही होगा, एल, कंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स होंगे आप LCR बोलते हैं। हाँ, उसमें से कोई अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए उस कंडीशन में उनको गायब कर देते हैं उस कंपोनेंट को। और यहाँ जनरली हम अप्लाइड वोल्टेज को ऐसा लिखते हैं, साइनसॉइडल अप्लाइड वोल्टेज V cos Vm sin ओमेगा t, और ये एसी सोर्स है तो इसमें कोई रिजल्टिंग करंट होगी, उनका फेज क्या होगा और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका फेज क्या होगा। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं पावर इन एनी सर्किट, ठीक, और इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट, ओके, P इंस्टेंटेनियस, ओके, इक्वल्स V इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय I इंस्टेंटेनियस। तो V इंस्टेंटेनियस कौन सा, यही है, ये V इंस्टेंटेनियस है ना। सो लेट अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज क्या हो सकता है, यही होगा। और रिजल्टिंग करंट क्या होगी, कुछ इसके साथ जो इसका फेज है ओमेगा टी, उससे कुछ अलग फेज में होगी, है ना। करंट का फेज कुछ अलग होगा क्योंकि ये तीनों लगे हुए हैं, तो 90 से अलग होगा, हो सकता है। केवल रेजोनेंट कंडीशन को छोड़ दें, रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। बाकी अगर कंडीशन है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो आइए, सो लेट इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज is V equals Vm sin omega t, okay, and this is nothing बट इट इज V इंस्टेंटेनियस, इसी को हम नाम ले रहे हैं। और रिजल्टिंग करंट क्या है, अगर ये वोल्टेज लगाते हैं इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस तो करंट क्या होगी, डेफिनेटली दिस करंट विल बी साइनसॉइडल बट इट विल हैव और इट मे हैव सम फेज डिफरेंस विद वोल्टेज। सो देन रिजल्टिंग करंट, देन resulting current, and this is again a sinusoidal, so I equals Im sin omega t, and this is
ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फेज उससे कुछ अलग फेज है करंट से, वोल्टेज से। तो ये क्या है, आई इंस्टेंटेनियस है। सो इंस्टेंटेनियस पावर, देन इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स P instantaneous equals V into I, and this V into I is what? Vm sin omega t, okay, into Im sin omega t plus phi. ओके, ये होगा। सो P लेट्स राइट P इंस्टेंटेनियस ओनली P, ओके, P इंस्टेंटेनियस को आप बस P लिखिए, थोड़ा लिखने में ऑड लगता है, हर स्टेप में बहुत सारा चीज़ लिखा होता है। तो सो P इक्वल्स Vm Im साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर दोनों टाइम वेरिंग है, इसमें से हमको सिंप्लीफाई करें तो कुछ कांस्टेंट और कुछ टाइम वेरिंग टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, अगर आप याद करिए इसको, कॉस सी माइनस, कॉस सी प्लस कॉस डी जब लिखते हैं तो कॉस कॉस कोसाइन वाले आते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है, -2 साइन C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2, यही होता। तो हम इनकी जगह हम ओमेगा टी को क्या मान लें, एक को C प्लस डी बाई 2, एक को C माइनस डी बाई 2 अगर मान लेते हैं तो फिर C और D क्या होंगे, ये C और D की जगह क्या होगा, यानी ऐसा दिया हुआ है तो C और D क्या होगा, यानी हमको इस फॉर्म से हमें ये लिखना है, ऐसा है ना, ये लिखना है। तो अगर C प्लस डी बाई 2 क्या ओमेगा टी है, ओके, लेट C प्लस डी बाई 2 इक्वल्स ओमेगा टी, ऐसा आप मान लें तो C प्लस डी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी, एंड C माइनस डी बाई 2 इक्वल्स C माइनस डी बाई 2 इक्वल्स ओमेगा टी प्लस 5। तो C माइनस डी इक्वल्स 2 ओमेगा टी प्लस 2 इन दोनों से अगर सॉल्व करें तो पाते क्या है कि C क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी प्लस 5, और D क्या हो जाएगा इन दोनों से, ओके, -5, ये आएगा। P की प्लेस में ये हमें 2 ले आना पड़ेगा, पहले तो यहां हम 2 ले आएंगे और देखिए क्या होता है। सो P इक्वल्स Vm Im बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इनका फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच, आपको पहले बताया। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, Vm Im, ओके, तो बाई 2 ये हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि ये माइनस में था ना, तो ये माइनस था, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो जो यहां पर है देख रहे हैं उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो जो भी है इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, कॉस सी, तो कॉस सी देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और
ये हो जाएगा माइनस कॉस डी कॉस माइनस फाइव। Vm अपॉन Vm Im अपॉन 2, ओके, ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस माइनस फाइव कॉस फाइव होता ही है, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव, ओके, कॉस फाइव, कॉस माइनस फाइव अगर आप लिखते हैं ना कॉस माइनस फाइव इक्वल्स कॉस फाइव, ऐसा होता है। तो इन दोनों को अगर आप कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं तो यहां ये आएगा, यानी ओमेगा टी लिखे ना, सी प्लस डी बाई टू को हम ओमेगा टी लिखे हैं, तो ये ओमेगा टी यही आएगा अगर हम इसको इस तरह लिखें तो वही यहां लिखा हुआ, और माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये पी हो गया, यही पावर हो, तो पावर का एक्सप्रेशन एक्चुअली ये आ गया, तो इंस्टैंटेनियस पावर है। तो अगर हमको एवरेज पावर फाइंड आउट करना है तो इससे हमको क्या मिल सकता है, एवरेज पावर, तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये टर्म क्या है, टाइम वेरिंग है, सिंगल पावर है, पावर 1 है उसके ऊपर और टाइम वेरिंग है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एवरेज में, इसका एवरेज जीरो होता है, ओके, दिस इज इंस्टैंटेनियस पावर। Okay, so if we go for average power per cycle, then the term, which term, cos 2 omega t plus phi, then average of the term cos 2 omega t plus phi, ये टाइम वेरिंग है, will be zero, okay, because it is time varying, because it is time varying, ठीक है, ये टाइम वेरिंग, लेकिन ये क्या कांस्टेंट है, बट cos phi is constant, but cos phi is constant. So average power per cycle is how much? This is P and Vm Im, this is constant, so Vm Im upon 2 and this is cos phi, okay, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो एवरेज पावर है, और एवरेज पावर इक्वल्स Vm अपॉन रूट 2, ओके, तो इसकी आरएमएस वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या करस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू इसी को बोलते हैं ना, वहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ फाई पर भी डिपेंड करता है, केवल वी और आई एम पर डिपेंड नहीं करता है, फाई इसको ये कॉस फाई पर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि करंट भी नॉन जीरो हो, वोल्टेज नॉन जीरो हो, लेकिन पावर जीरो हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कई सर्किट्स में। सो इसको हम बोलते हैं, ये कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दिस इज पावर फैक्टर, ओके।
द फैक्टर cos phi is called power factor of the circuit. ये पावर फैक्टर है, ये क्या है? दिस इज कोसाइन ऑफ फेज कांस्टेंट और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट. ओके, सो दिस इज कोसाइन ऑफ phase difference between applied voltage and resulting current इसको याद रखें. तो यहां पर हो सकता है कि करंट नॉन जीरो हो और वोल्टेज नॉन जीरो हो, लेकिन फिर भी पावर क्या हो? जीरो हो. सो इट इज पॉसिबल, ओके, इट मे पॉसिबल that voltage and current are non-zero but power is zero. Okay, power is zero because of cos phi 0. ओके, तो cos phi अगर 0 हो जाए और when you can write here 0 when cos phi is 0, ऐसा हो सकता है. तो ये जो करस्पॉन्डिंग डीसी है इसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, कैपिटल वी कैपिटल आई से लिखते हैं. ठीक है, सो पावर, एवरेज पावर नाउ कैन रिटन, वी कैन राइट ओके द एवरेज पावर okay as P equals VI cos phi. तो कुछ केसेस हैं, अगर देखिए अगर रेजिस्टिव सर्किट है, एक कैपेसिटिव सर्किट है, हाँ इसी को और भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो V होते हैं है ना, VMIM, ये भी क्या होता है, VM/IM = Z होता है ना, इम्पीडेंस होता है. तो यहाँ पर इसको भी मेंशन किया जा सकता है वैसे ही. तो इसको so we can write, so we have average power equals I square Z cos phi. ये भी हो सकता है. तो केसेस हैं कुछ, आइए केसेस को देख लेते हैं कि कब होगा. अगर मान लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो फाई क्या होता है, 0, cos phi 1 होता है, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है उस केस में. सो केसेस क्या है? 1, इफ सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, तो फैक्ट क्या हो जाएगा, देन phi is 0 और cos phi is 1. Then we have average power equals V into I. So ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिसिपेशन.
मैक्सिमम डिसिपेशन। अगर ये प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है तो फाई क्या होता है, पाई बाय 2। इफ सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, देन फाई क्या होगा, फाई दोनों केस में क्या होता है, पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 या प्लस पाई बाय 2 आप लिखेंगे तो कॉस चाहे माइनस पाई बाय 2 कहिए तो भी जीरो होता है, कॉस माइनस पाई बाय 2 या प्लस कॉस प्लस पाई बाय 2 दोनों केस में जीरो ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं देन मैग्नीट्यूड ऑफ फाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। देन कॉस फाई इक्वल्स 0, दिस इंप्लाइज दैट एवरेज पावर पर साइकिल इज 0। तो यहां पर करंट नॉन जीरो होगा और वोल्टेज नॉन जीरो होगा तो भी पावर क्या होगा, 0। तो कोई पावर डिसिपेशन ना होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट नो पावर डिसिपेशन। तो वहां पर याद रखिए, पहले ये रिकॉल करिए जब बताया था कि इंस्टेंटेनियस पावर 0 नहीं होती, कभी पॉजिटिव पावर होती है कभी नेगेटिव पावर होती है। तो जब पावर पॉजिटिव होगी तो क्या करेगा, वो सोर्स से एनर्जी लेता है, और जब नेगेटिव पावर होती है तो सोर्स को एनर्जी वो रिटर्न करता है। एक अगर कैपेसिटर है प्योर और प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टर है, दोनों केस में आप पावर क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रीक्वेंसी इस पावर की क्या होती है, वेरिएशन की, दिस इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से डबल होता है। सो नो पावर डिसिपेशन, ओके, ऑन एवरेज। तो यहां पर करंट 0 होगा, करंट नॉन जीरो होगा, वोल्टेज नॉन जीरो होगा तो भी पावर क्या है, 0 होगी। ओके, हियर इफ करंट एंड वोल्टेज आर नॉन जीरो, करंट एंड वोल्टेज आर नॉन जीरो, ओके, पावर क्या होगा, स्टिल पावर विल बी 0। ओके, still average power is 0। और किस क्या हो सकता है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, करंट नॉन जीरो है उसके बाद भी पावर 0 है तो ऐसी करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक, वाटलेस यानी कि कोई वाट क्या हो रहा है, डिसिपेट नहीं हो रहा है, तो वाटलेस करंट यहीं पर आता है ना, वो नाम आता है वाटलेस करंट। क्या है, नॉन जीरो करंट कंडीशन में भी पावर 0 है अगर फाई क्या है, पाई बाय 2 है। व्हेन करंट थ्रू, करंट को एवरेज करंट भी कह सकते हैं, करंट थ्रू द सर्किट is non-zero but average power is 0, average power in the circuit is 0, in the circuit is 0, then current is called wattless current।
अगर रेजोनेंस कंडीशन है, इन रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट कंडीशन ओके, फाई जीरो, वहां पर फाई जीरो है, तो यहां पे डिसिपेशन कहाँ होगा, उसी रेजिस्टेंस वाले में होगा, रजिस्टर के क्रॉस होगा, रजिस्टर में होगा, ठीक है। देन पावर इज एवरेज पावर इज, देन एवरेज पावर in the circuit, average power in the circuit is what, VI K मैक्सिमम पावर। तो ये मैक्सिमम पावर हो, तो अब भी क्या होगा, जो पावर डिसिपेशन होगा वो रेजिस्टेंस में ही होगा। ओके, हियर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, maximum power dissipation takes place। ओके, ऐसा हो जाएगा। और फोर, अगर मान लीजिए ये फाई 90 नहीं है, कॉस फाई नॉन जीरो है, तो भी पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस में ही होगा, किसी और कंपोनेंट में नहीं होगा। ओके, इन LCR सर्किट ओके, इन नॉन रेजोनेंस कंडीशन, इन नॉन रेजोनेंट कंडीशन, ओके, कोई रेजोनेंट कंडीशन नहीं है तो भी क्या होगा, नॉन रेजोनेंट कंडीशन। ओके, फाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड फाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, फाई इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी नहीं है। तब फिर क्या होगा, तो तब भी पावर डिसिपेशन क्या होगा, रेजिस्टेंस में ही होगा। ओके, हियर ऑल्सो पावर डिसिपेशन takes place power dissipation takes place, okay, power dissipation takes place in resistance only, resistor only, okay, resistor only। ओके, तो ये हो गया। तो जहां भी पावर डिसिपेशन होगा वो क्या होगा, ओमिक रेजिस्टेंस में होगा, ओमिक रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट में होगा। तो ये कंडीशन हो गए। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं सर्किट में LC सर्किट है, उसमें R नहीं है, मीन्स रजिस्टर नहीं है, तो भी क्या हो सकता है, अगर वहाँ पर भी पावर क्या होता है, अगर ऐसे देखा जाए तो सर्किट में कोई पावर लॉस नहीं होगा, वहाँ भी पावर जीरो ही होता है। ठीक है, क्योंकि चाहे अकेले इंडक्टिव हो चाहे अकेले रेजिस्टिव हो, जब भी होगा फाई क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 होगा। अगर ऐसा केस होता है कि XL इक्वल्स XC, ऐसा केस होता है, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, तब वहाँ फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो या तो 0 होगा या तो पाई बाई 2 होगा। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है तो पावर क्या होगा, 0 होगा। तब भी L और C इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं होगा। सो ये पार्ट रहा पावर इन AC सर्किट, तो पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में लेके आएंगे फिर LC ऑसिलेशन। ओके, तब वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों को और साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।